हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास 9th में गति। तो बच्चों यहाँ पे गति अकेली इन्होंने लिखी जरूर है, परंतु हम यहाँ पे दो शब्द अभी लिख रहे हैं, गति अवस्था, और एक और चीज हमें यहाँ पे लिखनी पड़ेगी, वो है विराम अवस्था। हमें दोनों की बात साथ साथ करनी पड़ेगी। वैसे भी सर हम जनरल भी जो गति की बात करते हैं या कोई स्थिति की बात करते हैं तो बोलते हैं कि ये स्थिर अवस्था में है या गति अवस्था में है। कोई स्थितियां, इसके अलावा तो कोई स्थिति हमें दिखाई नहीं देती। बिल्कुल, इसलिए हमें इन दोनों चीजों की बात करनी पड़ेगी। पता है, गति अवस्था का मतलब होता है वस्तु अपनी स्थिति में लगातार परिवर्तन करती रहती है। पर सर, वो वस्तु अपनी स्थिति में लगातार परिवर्तन तो कर रही है, परंतु वो परिवर्तन महसूस कौन कर रहा है, प्रेक्षण किसके द्वारा किया जा रहा है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि एक कार चल रही है, तो वो बाहर जो है, वो रेफरेंस पॉइंट बाहर जो है, उसके रिस्पेक्ट में तो वो गतिशील अवस्था में है, परंतु कार में ही ड्राइवर के बगल में जो बैठे हुए हैं उनके रिस्पेक्ट में ड्राइवर और कार गतिशील अवस्था में नहीं है। अच्छा, इसका मतलब सर हम अगर दोनों एक ही कार से अगर चल रहे कहीं जी, तो हम दोनों क्या विराम अवस्था में एक दूसरे के सापेक्ष, एक दूसरे के सापेक्ष हम विराम अवस्था में हैं। परंतु जो आदमी बाहर खड़ा हुआ है, कार से बाहर सड़क पे खड़ा है, हम उसके सापेक्ष गति अवस्था में होंगे। तो बच्चों, गति अवस्था का मतलब होता है स्थिति में परिवर्तन, परिवेश की किसी वस्तु के सापेक्ष। याद रखना ये बात कि अवस्था परिवर्तन परिवेश की किसी वस्तु के सापेक्ष, और यदि वो अवस्था परिवर्तन नहीं हो रहा है, यहाँ पे भी परिवेश की किसी वस्तु के सापेक्ष, तो उसे विराम अवस्था कहते हैं। मतलब सापेक्ष बहुत जरूरी है। सापेक्ष बहुत जरूरी है। सापेक्ष बात हो रही है। हाँ, हमारा प्रेक्षक कौन है, जो बात जिसके सापेक्ष हम कर रहे हैं वो कौन है, बहुत मायने रखती है सर ये चीज। देखिए बच्चों, ये कार चल रही है, यहाँ से चलते हुए ये कार यहाँ पे पहुँच गई। हम बोलेंगे कार मोशन में है, क्योंकि हमें दिख रहा है कि वो कार इधर थी और ये पेड़ को क्रॉस करते हुए आप आगे पहुँच गई, तो ये कार गतिशील अवस्था में है। यदि हम नीचे रहेंगे तो हाँ, हम नहीं, हम तो अपन बाहर ही खड़े हैं, अपना अपन ही देख रहे हैं। तो ये यहाँ थी, थोड़ी देर बाद यहाँ पहुँच गई, तो ये गतिशील है क्योंकि उसने अपनी स्थिति परिवर्तित कर ली है। यदि इसमें दो लोग आपस में बैठे हुए हैं जी आसपास की सीट पर, हाँ, और वो एक दूसरे को देखते हैं तो उनको आपस में स्थिर मानना पड़ेगा। वो स्थिर अवस्था हो गई। मतलब ये आदमी इसके सापेक्ष स्थिर अवस्था में है और ये आदमी इसके सापेक्ष स्थिर अवस्था में है। कार गतिशील हो, परंतु जब उनके रिस्पेक्ट में बात करते हैं तो दोनों व्यक्ति एक दूसरे के सापेक्ष विराम अवस्था में है, परंतु बाहर जो खड़ा है उस व्यक्ति के सापेक्ष दोनों ही गति की अवस्था में हैं। जैसे देखिए आप, पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ परिक्रमण कर रही है, हमें तो नहीं दिख रही, तो हम तो बोलेंगे स्थिर है, पृथ्वी स्थिर अवस्था में यही है, तो हम तो स्थिर अवस्था। परंतु यदि सूर्य से कोई देखे, एक अलग बात है बच्चों कि सूर्य पे कोई जा नहीं पाएगा, जा पाएगा तो रोशनी बहुत जाते है, पता है, इसके अलावा तुम्हें पता नहीं हीट कितनी है वहाँ पे। तो सूर्य के सापेक्ष वो पृथ्वी गतिशील है, परंतु हमारे सापेक्ष वो विराम अवस्था में है। परंतु चंद्रमा हमारे सापेक्ष हमें दिखता है, यहाँ था तो यहाँ चला गया। ये मून है, मून पृथ्वी के चारों तरफ परिक्रमा करता है, तो वो जो मून है हमें दिखता है कि इधर था इधर चला गया, तो हमें गतिशील लगता है मून, परंतु पृथ्वी हमें गतिशील नहीं लगती। ये ट्रेन जा रही है, तो ये गार्ड साहब खड़े हुए हैं, ये प्लेटफॉर्म पे खड़े हुए हैं, इनके सापेक्ष जब ये ट्रेन जा रही है तो फिर ये ट्रेन गति अवस्था में है इनके सापेक्ष। परंतु ट्रेन में जितने लोग भी बैठे हुए हैं उनके सापेक्ष वो गति अवस्था में नहीं है। मतलब उनको प्रतीत होता है, जैसे प्रतीत होता है। हम ट्रेन में कई बार बैठते हैं ना, हाँ। ट्रेन से जा रहे थे तो कोई गार्ड अगर वो झंडी दिखाते हैं
तो ये प्रतीत होता है कि घाट उधर पीछे जा रहा है, पीछे जा रहा है, जैसे पेड़ ऐसा पौधे पीछे जा रहे हैं, वो क्यों प्रतीत बिल्कुल होते हैं? प्रतीत होते हाँ, प्रतीत हैं। होते हैं। गतिशील हम आगे बढ़ रहे हैं, परंतु ऑब्जर्वर जो है उसे लगेगा कि हम आगे बढ़ रहे हैं, और हमें लगेगा कि ऑब्जर्वर पीछे जा रहा है। हाँ। परंतु ये बात एक वेल नोन, मतलब एक अच्छी तरह से स्वयं जानने वाली बात है कि प्लेटफॉर्म रेस्ट में है, स्थिर है ना, स्थिर है। परंतु जब हम स्थिति परिवर्तन की बात करते हैं तो फिर हम प्लेटफॉर्म की स्थिति परिवर्तन भी निकालते हैं विद द हेल्प ऑफ फ्रेम ऑफ रेफरेंस। अच्छा, रेफरेंस है। हाँ, परंतु वो अलग कंडीशन होती है। कम से कम हम यहाँ गति और विराम अवस्था में तो उसे नहीं लेंगे बच्चों। ये पढ़ो, गति अवस्था तथा विराम अवस्था दोनों अवस्थाएं ही आपेक्षिक हैं। आपेक्षिक है मतलब किसी के सापेक्ष पता लगता है कि वो स्थिर अवस्था में है या विराम अवस्था में है। एक बहुत अच्छा सेंटेंस आपको हम बताते हैं, पहले वो सुनो फिर अपन इसकी बात फिर करेंगे। एक ही वस्तु किसी प्रेक्षक को स्थिर अवस्था में तथा अन्य प्रेक्षक को गतिशील अवस्था में दिखाई दी जा सकती है। कार वाला एग्जाम्पल बहुत बढ़िया, कार वाला एग्जाम्पल अपन दे चुके हैं। हाँ, कार वाला बहुत अच्छा एग्जाम्पल था कि दो आपस में बैठे हुए हैं तो दोनों एक दूसरे के सापेक्ष स्थिर हैं, बाहर वाले के सापेक्ष गतिशील है। वो दोनों गतिशील है और कार भी गतिशील, कार भी गतिशील है। प्रेक्षक बदल जाएगा तो परिणाम भी बदल जाएंगे। आंसर भी यहाँ दिया हुआ, क्योंकि दोनों अवस्थाएं विराम तथा गति अवस्था आपेक्षिक अवस्थाएं हैं। समझ गए? यदि देखो बच्चों, ये मेरे दोनों हाथ हैं, ये ऐसे ऐसे चल रहे हैं तो दोनों हाथ एक दूसरे के सापेक्ष विराम में हैं, परंतु आप देख रहे हो कि दोनों हाथ चल रहे हैं, ये आपको भी लग रहा है तो उनके सापेक्ष गति अवस्था में, परंतु इस हाथ के सापेक्ष विराम, इस हाथ के सापेक्ष ये विराम अवस्था में है। हाँ सर, आगे देखिए, अभी सर से पहले भी बात हुई थी कि यहाँ ट्रेन में जितने लोग बैठे हुए हैं और वो सब जो लोग हैं वो एक दूसरे के सापेक्ष विराम अवस्था में है, परंतु गार्ड साहब के सापेक्ष ही वो सब गतिशील हैं। ऐसे यदि हम यहाँ की भी बात करेंगे तो जो ड्राइवर और दूसरा बगल में जो बैठा हुआ है पैसेंजर, वो दोनों एक दूसरे के सापेक्ष रेस्ट में है, परंतु पेड़ के सापेक्ष वो गतिशील अवस्था में है ना। पृथ्वी पे हम सब एक दूसरे के सापेक्ष रेस्ट में यदि रुके हैं तो ऐसा नहीं है भागा दौड़ी सब पृथ्वी पे ही हो रही है। बात ये बोल सकते हैं कि इनके सापेक्ष यहाँ पर जो भी प्रेक्षक है इनके सापेक्ष पेड़ गतिशील प्रतीत होता है। ये बात का खास करके ध्यान रहे कि इनके सापेक्ष पेड़ गति करता हुआ प्रतीत होता है, लेकिन वो विराम अवस्था में। बच्चों, आगे की क्लास में पेड़ की स्थिति परिवर्तन कितनी तेजी से हो रहा है, ये चेंज इन पोजीशन ऑफ ट्री, यानी पेड़ की स्थिति में परिवर्तन से हम अपनी स्पीड निकाल लेंगे कार की। तो अभी नहीं करेंगे, उसके लिए तुम 2-3 साल इंतजार करो। चलिए सर, चलिए अब हमें गति अवस्था भी बहुत पढ़नी है ना। यूनिफॉर्म, एक समान गति, असमान गति, परंतु उससे पहले कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं जिन्हें हमें पढ़ना चाहिए। सर ये चैप्टर के आगे चल के और डेवलप हुआ है, मतलब और आगे पढ़ना है, डिटेल में पढ़ना है। बहुत डिटेल में होगा ये चैप्टर, इसमें बहुत डिटेल है। 9th क्लास है, परंतु सही बात तो यह है कि ये 9th क्लास का चैप्टर 11th को कड़ी टक्कर देता है। 11th में फिर से और हाँ, परंतु ये 11th के लेवल का ये कई क्वेश्चन तो आपके NCERT में ऐसे ऐसे दे दिए हैं कि जो 11th वाले भी एक बार तो सोचते हैं कि क्या है ये। अच्छा, तो 9th की फिजिक्स बहुत अच्छे लेवल की किताब है, बहुत इंपॉर्टेंट है। 9th की केमिस्ट्री भी इंपॉर्टेंट है। और फिजिक्स का मेरे ख्याल से बच्चों की लाइफ का भी बोल सकते हैं। हाँ, हालांकि वो 6th क्लास से थोड़ा सा फिजिकल एक्टिविटी अच्छी होती है, परंतु यदि हम 9th में बहुत अच्छे से पढ़ते हैं जी, तो फैक्ट है कि हम प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए अपने आप को तैयार कर पाते हैं। तो यहाँ पे 2 चीजें हैं। दूरी, इन्होंने क्या बोला, मार्ग की वास्तविक लंबाई। समझिए, ये वाले साइकिल सवार हैं, ये यहाँ से सबसे पहले पहुँच गए बी पे मकान है, ये इनका फार्म हाउस है, खेत है। यहाँ पे फार्म हाउस पे उन्होंने सब्जी लेके उन्हें घर आना था, परंतु घर आने की जगह वो पेड़ के नीचे पहुँच गए। ये आम का पेड़ है, उससे उन्हें आम खाना था, इसलिए वो वहाँ पहुँच गए। तो अब इसमें दूरी क्या हुई, यहाँ पे यदि हम निकालेंगे दूरी, तो दूरी क्या हुई, A to B, वो A से B गया और फिर B से C गया।
परंतु बच्चों विस्थापन क्या लिखा है, प्रारंभिक तथा अंतिम बिंदु के बीच न्यूनतम दूरी। यदि हम यहाँ पे विस्थापन की बात करेंगे तो विस्थापन का मतलब होगा सीधा इस बिंदु से इस बिंदु तक, यानी ये होगा विस्थापन, यानी कि AC। दो प्रारंभिक और अंतिम बिंदुओं के बीच की न्यूनतम दूरी को विस्थापन कहते हैं। बच्चों विस्थापन में मुड़ते नहीं है कभी, सीधे चलते हैं। सामने कोई भी आ जाए, आंधी तूफान पहाड़ आ जाए, पहाड़ फोड़ के निकल जाते हैं विस्थापन में, है ना। और समझौता तो दूरी में होते हैं कि सामने पत्थर आ गया तो मुड़ के चले गए, परंतु यदि विस्थापन नहीं मुड़ोगे, पत्थर के ऊपर से ही जाना पड़ेगा। ये बात समझ में आ रही है यहाँ पर विस्थापन और दूरी में। जी जी। जैसे मान लिया जाए बच्चा कई बार एब्सेंट हो जाता है ना स्कूल में जी, तो फिर उसको होमवर्क वगैरह करना रहता है जी। तो एक बच्चा यहाँ पर था, हाँ। ये स्थान पर, हाँ। अब उसको अपने दोस्तों से कापियां लेना है कि आज स्कूल में क्या क्या पढ़ा है। तो क्या करता है, बी दोस्त के पास में जाता है, बी दोस्त के फ्रेंड के पास से ये सर 15 मीटर का डिस्टेंस है, एक ही कॉलोनी में रहते हैं, ये यहाँ से फिर 20 मीटर की डिस्टेंस पर दूसरा दोस्त रहता है, जी, और जी। यहाँ पर फिर तीसरा दोस्त रहता है, ये मान लिया जाए 30 मीटर की दूरी पर, हाँ और फिर वो अपने घर पे वापस आ जाता है, हाँ, है ना। तो यदि हम यहाँ पर बोले कि कितना दूरी कितनी हुई, तो दूरी कितनी हुई तो हम ये बोलेंगे कि सर सही है ना ये कि यहाँ से यहाँ तक चला तो 15, हाँ, और 20 35 हो गया, और फिर 30 हो गया, ठीक है। यहाँ पर फिर वो 50 मीटर की दूरी चलता है, तो 15 ये 35 और ये 75 हो गया, 75 और 125, तो क्या सर दूरी 115 ये दूरी हुई ना। और विस्थापन तो वो अपना वापस आ गया घर पे जी। तो विस्थापन तो 0 हो गया सर। इसके दो हमें न्यूमेरिकल भी अभी हम कर रहे हैं, और इन चीज़ों के बारे में हमें और भी थोड़ा सा समझना ही पड़ेगा। देखिए दूरी वास्तविक पाथ होता है, जो उसने चला है वो सब कुछ दूरी में आता है, परंतु विस्थापन में ऐसा नहीं है कि जितना चला है उतना ही आएगा। सुनिए, सर ने बहुत अच्छी बात ये बताई कि यदि वृत्तीय गति हो रही है तो वृत्तीय गति में कोई चीज जहां से चलती है वहीं पे आ जाती है, तो यहाँ पे जो विस्थापन होता है ना, विस्थापन वो तो क्योंकि वृत्तीय गति में कोई विस्थापन होता ही नहीं है। यदि वो एक राउंड लगा ले तो, परंतु पता है एक राउंड में हम यहाँ पे विस्थापन की बात कर रहे हैं किसमें, एक चक्कर में। परंतु एक इम्पोर्टेंट बात है कि एक चक्कर में जो दूरी तय करता है ये केंद्र है, और ये वाली त्रिज्या r है, तो यहाँ पे जो दूरी आने वाली है वो इसकी परिधि के बराबर हो जाएगी 2πr। तो एक चक्कर में इसका विस्थापन 0 होगा, क्योंकि जिस पॉइंट से चला है उसी पॉइंट पे वापस आ गया। पर बच्चों अब सर ने बोला है तो एक अच्छा न्यूमेरिकल तो अपने यहीं कर लेना चाहिए। हाँ, अभी एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल तो हम यहीं कर लेते हैं, एक न्यूमेरिकल और अच्छे लेवल का आपके NCERT का भी न्यूमेरिकल, कि वो A पॉइंट से चलता है, वृत्तीय मार्ग पे चलता है और फिर A पे आ जाता है। बच्चों की बुक में है ये। हाँ, बच्चों की बुक में है। A पॉइंट से चलता है और पूरे उसमें चलता है, तो उनने पूछा है कि जो उसके 1.5 चक्कर में विस्थापन कितना होगा, ये पूछा है। तो बच्चों बहुत ध्यान से समझो, त्रिज्या उन्होंने दी हुई है r है। देखिए एक राउंड यहाँ से चलना शुरू किया, हम कलर बदल के कर लेते हैं, यहाँ पे ये कलर करते हैं। ये राउंड यहाँ से चला, ये एक राउंड लगा लिया उसने, अभी उसे आधा राउंड और चलना है, आधा राउंड उसे और चलना है, तो फिर ए से चल के आधे राउंड में ये यहाँ पहुँचेगा। मतलब प्रारंभिक बिंदु तो ए हो गया, अंतिम बिंदु ये बी मान लेते हैं, 1.5 चक्कर हो गए। और आपको पता है ये आर है तो ये भी आर होगी, और विस्थापन तो सीधा होता है, विस्थापन मुड़ता नहीं है ना, विस्थापन में मुड़ नहीं सकता, वो हाथी जैसा रहता है वो। हाँ, तो यहाँ पे जो विस्थापन होगा वो कितना हो जाएगा, 2r इसका विस्थापन हो जाएगा बच्चों, समझ में आई। और यदि यहाँ पे उन्होंने नहीं पूछा, परंतु अपन तो दूरी भी बता देते हैं, है ना, दूरी भी बता देते हैं। तो एक राउंड में कितना चलेगा, 2πr।
फिर आधा चला है, फिर आधा राउंड चला है, तो अपन एक बार तो 2πr/2 लिख दें। वैसे तो πr है, मैं इसके सब लोग बहुत अच्छे से समझते हैं, तो अपन इसे क्या लिख सकते हैं, 3πr दूरी तय करेगा, है ना? ठीक है ना सर? तो ये विस्थापन। अब एक बात, दूरी जो है वो हमेशा धनात्मक होती है। हाँ, ये कभी ऋणात्मक होती नहीं है। वो कहीं चले, वो जंगल जाए, वो शहर जाए, वो नरक में जाए परंतु जो दूरी है ना, वो हमेशा धनात्मक होती है। देखो बच्चों, यदि कोई गलत जगह जा रहा है तो हम तो बोलेंगे ना कि वो तो गड़बड़ है, तो विस्थापन ऋणात्मक हो जाता है इसमें, परंतु दूरी नहीं होती। तो दूरी हमेशा धनात्मक होती है। और विस्थापन में 3 चीज हो सकती हैं। ऐसे लिखते हैं, धनात्मक को हिंदी मीडियम में भी सीखो, पॉजिटिव, और ऐसे लिखते हैं नेगेटिव, और पता है जीरो का एग्जाम्पल तो अभी सुना है। हमें जहाँ जाना चाहिए वहाँ नहीं जाके हम दूसरी जगह चले जाते हैं, तो विस्थापन ऋणात्मक हो जाता है। ये बड़ी अच्छी बात हो गई। हाँ जी, तो समझ गया ना? तो देखो कैसे होगा। अब इसका एक एग्जाम्पल भी दे देते हैं। हम एक एग्जाम्पल की बात कर रहे हैं कि हम ए से चले, हमें जाना यहाँ पे था, हम बी पे आ गए, और बी से फिर हम वापस आए, और वापस आके सी तक आ गए। तो पता है विस्थापन केवल ये होगा, परंतु ये ऋणात्मक होगा। अब क्यों होगा ये बात भी समझ लो, तो वो बात थोड़ा सा अक्ष का सिस्टम इन्हें भी बता दें। तो ये देखिए आप, ये होता है एक्स अक्ष और ये होता है वाई अक्ष। ये मूल बिंदु होता है। मूल बिंदु का मतलब बच्चों, जिस बिंदु को तुम जानते हो। एक सिंपल सी बात है, मैं यहाँ पे दिल्ली की बात करता हूँ। यदि दिल्ली में मुझे कोई एड्रेस देना होगा ना, तो मैं बोल दूं कि वो लखपत नगर से 3 किलोमीटर आगे है। अब लखपत नगर जिंदगी में कभी सुना ही नहीं है यार, तो क्या लखपत नगर, तो भैया लखपत नगर तो बता दो ना पहले हमें कि वो कहाँ है। परंतु वो बोलेंगे गेटवे ऑफ इंडिया से इतनी दूरी पे है, तो फिर हम पहुंचे। तो गेटवे ऑफ इंडिया ओरिजिन हो गया, मूल बिंदु हो गया। तो मूल बिंदु का मतलब होता है एक ऐसा बिंदु जिसे सब लोग बहुत अच्छे से जानते हैं। और यहाँ पे जहाँ पे दोनों अक्ष एक दूसरे को काटते हैं, उसे हम मूल बिंदु कहते हैं। और एक और बात, मैप भी समझो, ये होती है पूर्व दिशा ईस्ट, ये होती है उत्तर दिशा नॉर्थ, वेस्ट पश्चिम, और ये होती है साउथ यानी कि दक्षिण। कागज पे जब भी दिशाएं बनाओगे ऐसे ही बनाओगे, चाहे हमारा मुंह इधर हो कहीं हो, चाहे कागज पे तो हमेशा ऐसे ही बनेगा। नीचे की तरफ हमेशा दक्षिण दिशा होगी, समझ गया ना? पैरों के नीचे रहती है दक्षिण दिशा। रावण रहता था ना उधर। कोई बच्चा यदि बोलता है कि या क्वेश्चन ही आ जाता है, हाँ जी, कि पूर्व में 3 मीटर चलना है तो आपको इधर ही चलना है 3 हाँ, मीटर, हाँ, फिर उत्तर में चलना है तो फिर ऊपर की ओर होता है, ऊपर की तरफ जाना पड़ेगा। फिर वेस्ट में चलना है तो इधर चलना हाँ, पड़ेगा, ऐसे घूमना पड़ेगा फिर हमें। दक्षिण में चलना है तो इधर चलना पड़ेगा, ऐसा है ना? हाँ, और इसके बड़े कॉम्प्लेक्स न्यूमेरिकल बच्चों को बना बना के टीचर डरा लेते हैं। अच्छा। परंतु बच्चों यदि तुम्हें ये याद है तो आसानी से निकाल लोगे ये बात, है ना? हाँ, वो लोग टीचर लोग रहते हैं ना, कई बार बच्चों से दुश्मनी रखने लगते हैं। कई बार बस दुश्मनी तो कभी नहीं रखता टीचर, हमेशा बच्चों के भले के बारे में सोचता है। तो कभी कभी उसे चैलेंज देना लगता है ना, स्पोर्टिंग एटीट्यूड होता है ना वो, तो उसे लगता है जी इतना कठिन दूंगा, देखता हूँ कैसे करता है। और बच्चा कर देता तो खुश भी होता है, दुखी नहीं होता कि मैंने दिया था तो कर दिया। हाँ, तो पता है यहाँ पे तो ये जीरो होगा। तो विस्थापन की यदि हम बात कर रहे थे, तो इस तरफ चलेगा तो पॉजिटिव होगा, और इस तरफ चलेगा तो नेगेटिव होगा। ऊपर चलेगा तो विस्थापन पॉजिटिव होगा, नीचे चलेगा तो नेगेटिव। परंतु इसमें डिस्टेंस की कोई बात नहीं होती, वो कहीं चले वो तो प्लस ही होगी। तो अब यहाँ पे इनमें डिफरेंस कर रहे हैं हम डायरेक्टली, सीधी सी बात है कि हम तो इनमें अंतर की बात कर रहे हैं। तो बच्चों, विस्थापन होता है ना, वो सदिश राशि होती है। सदिश मतलब जिसके पास दिशा और परिमाण दोनों होते हैं। और जो दूरी होती है ना, ये अदिश राशि होती है। पता है तुम्हें, इसमें कोई दिशा मिशा से तो कोई लेना देना है नहीं। कहीं भी जाओ तुम लोग, फालतू घूमने जाते हो तो दूरी तय करते हो, और स्कूल जाते हो तो फिर विस्थापन हो जाता है। ये यहाँ से निकला इधर किधर जा रहा है उससे कहीं कोई अंतर नहीं पड़ता, ये दूरी है पूरी। लेकिन यहाँ से अब एक इस डायरेक्शन में इसकी बात की जाती है। हाँ बच्चों, ये सर के बाद से एक बहुत अच्छी बात समझ में आई कि विस्थापन निकालना है तो आप जहाँ खड़े हो ना, वहां से वो जगह देखो जहां तक पहुंचा है। हाँ। जहां पे खत्म हुआ, जो एंड पॉइंट है, वो विस्थापन होता है। चलिए न्यूमेरिकल करते हैं कुछ।
देखिए ये हैं भाई साहब, ये ए से चलना शुरू किया और ये पहुंच गए हैं बी पे, बी से चले भैया तो ये सी पे पहुंच गए हैं, सी से चल के ये पहुंच गए हैं डी पे, और डी से चल के आ गए हैं ये ए पे। बच्चों पहली बात तो आपको समझ में आई गई होगी, शुरुआती बिंदु और अंतिम बिंदु ए ही है। ए और ए के बीच की कितनी दूरी है बताओ? 0। तो विस्थापन तो यही होता है ना, दो बिंदुओं के बीच की न्यूनतम दूरी। तो यहाँ पे इन भैया का जो विस्थापन आएगा ना, वो विस्थापन तो हो जाएगा 0, क्योंकि हाँ ए पर ए से ही चला था, ए पे पहुंचा, वापस आ गया है ना। अभी अपन एक कंडीशन भी करेंगे इसमें, अभी सुनो। अब दूरी और निकालें जरा। तो दूरी का मतलब तो होता है जितना चला उतना। तो पहले ए से बी गया, फिर कहाँ से गया? बी से सी गया, फिर सी से डी गया, फिर डी से ए पे आया। मेहनत तो की है, पूरी मेहनत काउंट होती है दूरी में। विस्थापन में मेहनत काउंट नहीं होती, रिजल्ट काउंट होता है केवल। तो ए बी बराबर कितना हो गया? 3 + 5 + 3 + 5, तो बराबर 16 मीटर। मतलब इसकी दूरी हो गई 16 मीटर। अब बच्चों यहीं पे एक बात करें कि ये जाके सी पे रुक गए। इमेज करिए, देखिए ध्यान से कि ये भैया गए और जाके सी पे रुक गए। तो अब दूरी कितनी, विस्थापन कितना? तो भैया यहां से सीधा अंतिम बिंदु मिलाओ। ये आप जाके सी पे मिला दिया आपने, ये हुआ है विस्थापन। दूरी कितनी हो गई? 3 और 5 8, फालतू बात, 8 हो गई, बस खत्म करो। विस्थापन निकालना है तो ये समकोण त्रिभुज तो बन ही गया है ऊपर वाला, क्योंकि नीचे का तो कोई लेना देना है ही नहीं। हाँ इसे तो हटाओ, हम ऊपर की बात कर रहे हैं। तो इसमें तो पाइथागोरस थ्योरम लग जाएगी, है ना। जब तुम छोटे थे, बच्चों के साथ खेलते थे, तब से तुम्हें याद है कि पाइथागोरस थ्योरम होती है। तो समझे ना, यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम लगेगी। विस्थापन कर्ण है, पाइथागोरस प्रमेय 8th क्लास में पढ़े, 8 में है ना। ये कर्ण है, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। यानी कि विस्थापन निकालना है तो AC है ना विस्थापन, बराबर लंब स्क्वायर, मतलब सीधा लिख रहे हैं 3 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर। तो AC स्क्वायर बराबर हो जाएगा 9 + 25। तो AC स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा 34 स्क्वायर है, ये जुड़ गए हैं। तो AC इज इक्वल टू हो जाएगा √34 मीटर। एक और न्यूमेरिकल सर बता देते हैं अपने ने बच्चों को। देखो यहाँ पे दूरी निकालना कितनी और यहाँ पे विस्थापन निकालना है कितना। हमें दोनों चीज़ें पता करनी है। ये हैं, ये फादर और उनका बच्चा दोनों जा रहे हैं पेड़ से। ए से चल के बी पे पहुँचे, बी से चल के सी पे पहुँचे, सी पे इनका घर है, घूमने गए थे ये। तो इनने पूछा कि इनका कुल दूरी कितनी है। शुरुआत 5 ये है, यहाँ से चलना शुरू किया था इन दोनों ने। तो दूरी कितनी चली, तो सबसे पहले इनने दूरी पूछा है तो हम दूरी बता देते हैं कि दूरी बराबर हो जाएगा ए से गए बी और बी से गए सी। तो यहाँ पे ए बी कितना है 4 मीटर और ये 3 मीटर, तो ये टोटल हो जाएगा 8 मीटर। यानी दूरी तो आ गई आपकी, अच्छा 3 मीटर है, 3 मीटर है। तो 8 मीटर चले। अब हमें निकालना विस्थापन, तो फिर वही कर्ण है, यही हुआ ना विस्थापन, तो यही होगा विस्थापन, डिस्प्लेसमेंट। तो विस्थापन का मतलब कर्ण होता है। तो हमें क्या निकालना है? AC, दो बिंदुओं के बीच की न्यूनतम दूरी। तो ये हो जाएगा AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। विस्थापन निकाल रहे हैं हम, AB स्क्वायर मतलब 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर 16 प्लस 9, यानी AC स्क्वायर इज इक्वल टू ये हो जाएगा 25। तो AC इज इक्वल टू हो जाएगा √25 इज इक्वल टू 5 मीटर। ये होता है विस्थापन और दूरी। आज हमने केवल गति अवस्था और विराम अवस्था, अकेली गति अवस्था बोलना बेईमानी है सर, विराम भी बोलना पड़ेगा। इसका चैप्टर का नाम होना चाहिए गति और विराम, है ना? गति और विराम वो केमिस्ट्री में एक पहला चैप्टर है ना, आसपास के पदार्थ, ऐसे
क्या गति और ब्रह्मावस्था की सापेक्ष हैं? ऐसा होना, हाँ, ऐसा होना हाँ सर, हाँ, हाँ, बिल्कुल सही तो है। ऐसा करके पूरा चैप्टर होना चाहिए था, परंतु फिर भी आप लोग बहुत अच्छे से इससे इंट्रोड्यूस हो गए। आगे बहुत सी चीज़ें पढ़ना है, जल्दी हम मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, बेस्ट ऑफ लक।